हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की इस दुनिया में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज़ महेंद्र संगानी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ इज़ एवरीवेयर। In this video, we are going to start with the new chapter which is determinant. In our last video, we have completed matrix chapter in which we have studied some, or I can say, each and every concept and some of the MCQs. Well, this chapter is directly related to the matrix chapter, so that is why directly I am coming with this chapter after completion of matrix. And one more thing that I want to discuss with you, that marking system. I can say from the matrix chapter you will find 2 MCQ, okay, and from this determinant chapter definitely you will find 3 MCQs. Okay, so total you will find 5 MCQ from these 2 chapters, and 5 MCQ means 20 marks. So ये 20 मार्क्स के लिए ये 2 चैप्टर वैसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके ये चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इस चैप्टर से इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आने वाले हैं। आप लोग को जो थियोरिटिकल कंसेप्ट और जो भी आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं एनसीईआरटी की बुक में या फिर एक्स्ट्रा जो एमसीक्यू सॉल्व किए हैं उसमें से ही आपको ये सब क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ठीक है, सो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर। डिटर्मिनेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो सिंपल वैल्यू है ना, मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स भी कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा ही स्क्वायर होगा, जिसमें रो एंड कॉलम ऑलवेज कैसी होगी, सिमिलर, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, इस तरह के ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इन दोज डिटर्मिनेंट मोस्टली हमको 2x2 एंड 3x3 वाले डिटर्मिनेंट ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन में और बुक में। ठीक है, बुक में 3x3 या 2x2 वाले डिटर्मिनेंट ही दिए हैं। 4x4 एंड 5x5 वाले डिटर्मिनेंट वैसे तो लेंथी प्रोसीजर से सोल्व होते हैं, इसलिए दे आर नॉट आस्किंग दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा जो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट होगा, वहाँ पे दिखाऊंगा कि अगर ये इस तरह का डिटर्मिनेंट है तो वहाँ पे 4x4 या 5x5 का डिटर्मिनेंट भी दे सकते हैं। ओके, सो आई कैन से अगेन, फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन एसोसिएट अ नंबर। कोई भी मैट्रिक्स के लिए कोई एक एसोसिएट कर सकते हैं, कोई एक सिंगल नंबर एसोसिएट करते हैं, वही सिंगल नंबर को हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज ये जो डिटर्मिनेंट है, ये जो मैट्रिक्स है, इसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इसके मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल ये ए बी माइनस सी डी, वही इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ये हो जाता है। मैट्रिक्स में से जब डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे ब्रैकेट सिंपल आ जाता है, ऐसे बॉक्स नहीं आता। ठीक है, और उसको सिंबल कैसा दिया जाता है, मॉड्यूलस जैसा, बट इट इज़ नॉट रीड एज मॉड्यूलस ऑफ ए, है ना, इसको मॉड्यूलस ऑफ ए कभी रीड नहीं किया जाता, आपको पता है सबको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही रीड किया जाता है, एंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट, दैट यू नो वेरी वेल। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ वन ऑर्डर, एक ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो खुद ही ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू स्मॉल ए, दैट इज द वैल्यू इटसेल्फ, है ना। अगर 2x2 का ऑर्डर है मैट्रिक्स का और हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो एज यू कैन सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a11 a22 एज यू कैन सी माइनस a21 a12। ये वैसे मेरे ख्याल से आपको सबको पता है, फिर भी मैंने एक बार रिवीजन के लिए डाल दिया सब कुछ। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, 3x3 वाले डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पहली रो से मैंने सॉल्व किया है, a11 को एज इट इज़ रखो, फिर ये a11 का कोफैक्टर जिसको बोलते हैं हम ये ही रो एंड वही कॉलम को निकाल के जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख के ये 2x2 वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। सिमिलरली फॉर a12 एंड सिमिलरली फॉर a13। ओके, -1 + 1 डिनोट्स व्हाट, साइन, यहाँ पे प्लस साइन आएगी तो a11 के लिए प्लस साइन आएगी, आगे यहाँ पे माइनस साइन आएगी a12 के लिए, एंड a13 के लिए अगेन प्लस साइन आएगी। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं सेकंड रो से सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड रो से, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इसके लिए आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अगर मैं थर्ड रो से सॉल्व कर रहा हूँ तो वापस यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑलवेज इस तरह की साइन से ही वर्क होता है ना। अगर समझ लो 4x4 का भी होता है तो यहाँ पे माइनस, अगेन प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी कहीं पे कुछ एरर है, हाँ यहाँ पे एरर थी। ओके, माइनस प्लस, हाँ यहाँ पे एरर है, प्लस
प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब बाजू बाजू में कहीं पे भी प्लस है तो उसके बाजू में हमेशा ही माइनस आएगा, माइनस है तो उसके बाजू में हमेशा ही प्लस आएगा, दैट्स ऑल, है ना। ये प्लस है तो फिर बाजू माइनस, उसके बाजू में प्लस, उसके बाजू माइनस, नीचे ऊपर कहीं पे भी देखोगे तो उसके आजू बाजू में कहीं पे सेम चीज़ नहीं आएगी, प्लस के बाजू में हमेशा ही माइनस ही आता है, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी देखो तो उसके आजू बाजू हमेशा ही क्या होगा, ऑपोजिट, ठीक है। तो उस हिसाब से हमेशा ही डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस की साइन बनती है, और वो आपको खास ध्यान रखनी है जब भी आप दूसरी कोई रो से या दूसरी कोई कॉलम से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो तो, है ना, क्योंकि एक्सपांडिंग का डिटरमिनेंट अलोंग एनी रो और कॉलम गिव सेम वैल्यू, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से आप डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एंड फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपांड द डिटरमिनेंट अलोंग द रो और कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, मतलब समझ लो यहाँ पे ये वाले दो नंबर समझ लो जीरो है तो हम डेफिनेटली तीसरी कॉलम से ही डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें तीसरी रो में ये वाला एलिमेंट, बाकी ये दो तो जीरो हो गए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी ईजी पड़े, है ना, दैट इज वाई। एंड दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से आप सभी को पता है। यहाँ पे n क्या है, n इज ऑर्डर, ओके, n इज ऑर्डर, मतलब मैं ऐसा बोल दूँ, चलो समझ लो कि 3a डिटरमिनेंट ऑफ 3a, देन अगर वहाँ पे a समझ लो 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हो तो, है ना, मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, a क्या है, मैट्रिक्स, तो फिर क्या होगा, 3 जब बाहर निकलेगा, मतलब k जब बाहर निकलेगा तो पावर n के साथ निकलेगा, तो यहाँ पे 3 बाहर निकलेगा तो पावर n मतलब 4 के साथ निकलेगा, सो वी गेट दिस काइंड ऑफ वैल्यू 81 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये खास ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। फिर प्रॉपर्टी 1, रो टू कॉलम चेंज करो, यू विल गेट सिमिलर वैल्यू, ये मेरे ख्याल से सबको पता है, RI to CI इज द सिंबल। अगेन अगर कोई भी दो रो इंटरचेंज कर रहे हो तो नेगेटिव आगे लेना है, ये भी आपको पता है। कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम सिमिलर है तो आंसर जीरो है, आइडेंटिकल दो रो आइडेंटिकल कॉलम है तो आंसर जीरो। फिर अगर k कॉमन निकालोगे तो बाहर k आ जाएगा, या फिर k को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगेन वही वाली प्रॉपर्टी मैंने जो आगे समझाई थी वही मैंने वापस दूसरी बार लिख ली, दैट इज व्हाट अगेन सिमिलर थिंग्स। इसको मैं प्रूव अभी नहीं करने जाऊंगा क्योंकि ये वापस इसी प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर से, मैट्रिक्स की हेल्प से, बट राइट नाउ आई एम नॉट प्रूविंग इट। आप याद रखो बस, एन की जगह क्या रखना है, ऑर्डर, ठीक है, और ए क्या होना चाहिए, ए शुड बी मैट्रिक्स, ओके। एंड द समेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स का समेशन करना है तो हमेशा ही दो रो या दो कॉलम सिमिलर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सेकंड रो एंड थर्ड रो सिमिलर है तो फर्स्ट रो का एडिशन कर लिया मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, ठीक है। या फिर कोई एक डिटर्मिनेंट से मुझे दो डिटर्मिनेंट बनाने हो तो कोई भी एक रो को ही हम चेंज करके दो डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं, बाकी दोनों रो एज इट इज लिखनी पड़ेगी मुझे। या फिर सिमिलर चीज़ कॉलम के लिए, ठीक है, कोई भी एक समझ लो ये वाला है तो इसमें आप सिंपली दोनों को अलग अलग A1 A2 A3 पहले वाले को दे दिया एंड λ1 λ2 λ3 दूसरे वाले को दे दिया, ठीक है। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो दो डिटर्मिनेंट में। देन अगर इस तरह के कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैंने किया है R1 में क्या चेंज किया है, R3 में k मल्टीप्लाई करके R1 में डाल दिया तो ये हो गया A1 प्लस KC1, है ना। R3 में k मल्टीप्लाई किया एंड R1 में डाल दिया तो यू विल गेट दिस वन। अगर मैं इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करूँगा तो आई कैन गेट सिमिलर आंसर एज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ओके। एंड ये ध्यान रखना है जब भी हम एक से ज़्यादा इस तरह के ऑपरेशन करते हैं हम, है ना, पहले अप्लाइंग मोर देन वन ऑपरेशन और टू ऑपरेशन, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी कन्फ्लिक्शन ना हो जाए, है ना, कन्फ्लिक्शन हो जाए, मतलब पहला दूसरे में डाल दूँ, दूसरा तीसरे में डाल दूँ और तीसरे को वापस पहले में नहीं डालना है डायरेक्टली, है ना, पहले को दूसरे में या दूसरे को तीसरे में, ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या करेगा स्टूडेंट, पहले को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके डालेगा और तीसरे का जो पुराना वैल्यू था उसी को यूज़ करके थर्ड में डाल देगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग ने पहले फर्स्ट को सेकंड में डाला मतलब सेकंड की वैल्यू चेंज हो गई, फिर सेकंड की नई वैल्यू से थर्ड की नए चेंज कर सकते। या फिर अगर ऐसा करना है कि सेकंड को फर्स्ट में डालना है तो पहले सेकंड को फर्स्ट में डालो और यहाँ पे फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगा, फिर थर्ड रो को सेकंड रो में डालो, फिर सेकंड रो में चेंज होगा। मतलब मुझे अगर फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में ही चेंज चाहिए है तो मैं पहले सेकंड रो से फर्स्ट रो में चेंज करूँगा एंड देन थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड रो में चेंज करूँगा। ऐसा नहीं करूँगा कि भाई चलो पहले मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दिया, फिर इसके जो नए एलिमेंट आए उसी को लेके यहाँ पे चेंज करूँ,
तो भी चल जाता है, लेकिन ये जो ऑपरेशन है उसकी सीक्वेंस आपको मेंटेन करनी है ताकि पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू में कोई कन्फ्लिक्शन आए नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से एक चीज़ अच्छी है कि आप एक साथ में दो ऑपरेशन मत करो। अगर पॉसिबल है नहीं है, आपके माइंड में डाउट आ रहा है, तो फिर एक साथ में एक ही ऑपरेशन करो। पहले को दूसरे में डालो, दूसरे को तीसरे में डालो। एक साथ में दो या तीन ऑपरेशन मत करो, है ना। अगर परफेक्टली आइडिया है तो भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी, हाँ, ये क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट हो जाए, मतलब समझ लो यहाँ पे डी ई एफ है और यहाँ पे 0 0 0 है, या फिर समझ लो ये तो ए बी सी ही है, यहाँ पे डी ई एफ है और ये 0 0 0 है, या फिर ए बी सी है और बाकी ऊपर सभी 0 0 0 है, नीचे भी 0 0 0 है। तो या तो ऊपर 0 0 हो या तो फिर नीचे 0 0 हो। ठीक है, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये वाला ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में जब भी आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो सिंपली आपको ये वाले डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन ही करना है। जैसे यहाँ पे भी ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी ए बी सी का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही आपका आंसर आएगा। तीनों का आंसर सिमिलर होगा क्योंकि तीनों में मैंने ए बी सी ही रखा है डायगोनल में। ओके, या तो डायगोनल एलिमेंट लीडिंग डायगोनल के ऊपर नीचे 0 या फिर ऊपर 0 या फिर दोनों जगह 0, ऐसा जब भी हो तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म से ही बनाना है। जैसे इसमें अगर मैं 4/4 का डिटरमिनेंट बना दूं, समझ लो मैंने a 0 0 0 फिर 31 b 0 0 फिर यहाँ पे ओमेगा पाई c 0, कुछ भी मैं लिखता रहूँ, समझ लो 3.2 7.2 9.5 d, ऐसा कुछ भी है ना। तो एज यू कैन सी आपके पास जो डिटरमिनेंट की जो डायगोनल है उसके ऊपर सभी 0 है, तो मुझे नीचे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पे कुछ भी हो उससे कोई मतलब है नहीं। सिर्फ मुझे इसका आंसर क्या बनाना है, डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। एंड वन मोर थिंग मैंने प्रॉपर्टी में दिखाई नहीं है, विच इज, हाँ, अगर 3/3 का डिटरमिनेंट है और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके ऊपर या फिर नीचे या फिर दोनों साइड 0 हो, तो क्या है, सेकेंडरी डायगोनल वाले एलिमेंट के ऊपर 0 या फिर नीचे 0। मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया था प्राइमरी डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल के ऊपर या नीचे 0 या फिर दोनों साइड 0, तो यहाँ पे सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर या फिर नीचे या फिर दोनों साइड 0 हो तो क्या करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको लिखना है जैसे ये -ABC, नेगेटिव ऑफ ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन, है ना। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि अगर ऑर्डर ओड है, 3/3 है तो इसमें नेगेटिव, ठीक है। अगर ऑर्डर इवन है तो पॉजिटिव, तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या लेना है, पॉजिटिव। आप चेक कर सकते हो, आप खुद से ट्राई करो, इसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करो, आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, क्या करना है, अगर ऑर्डर ओड है तो आंसर नेगेटिव लेने हैं, और अगर ऑर्डर इवन है तो आंसर पॉजिटिव लेना है। बस ये दो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फिर सम स्पेशल टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट में सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट आप सबको पता है कि प्राइमरी डायगोनल के ऊपर या फिर नीचे, ऊपर एंड नीचे दोनों साइड हमेशा एलिमेंट कैसे होंगे, रिफ्लेक्टिव, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में था वैसे ही। इसका कोई खास इतना यूज़ है नहीं सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का, हाँ, बट स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का यूज़ है। अगर कभी भी आपके पास डिटर्मिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 0 आएगी जब ऑर्डर ऑड हो तो। लेकिन अगर ऑर्डर इवन है तो उसकी वैल्यू कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आएगी, है ना। मतलब मैं ऐसा बोल दूँ कि चलो ये से 0 समझ लो ABC -A, कुछ यहाँ पे 0 लेना है, 2 3, फिर ये हो जाएगा से -B -2 0, यहाँ पे मैं D ले लेता हूँ। ये ABCD की कुछ वैल्यू है, समझ लो, ऐसा कुछ समझो कि इसकी वैल्यू है कुछ ना कुछ। से ये ABC की जगह मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, 1 2 3, ये -1 -2 -3, देन यहाँ पे फिर -3, इसको 0, ये 4 और ये -4, ऐसा कुछ ले लिया। चलो, तो इसकी वैल्यू बनाने जाओगे ना तो यू विल गेट परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज।
ठीक है। तो अगर ऑर्डर इवन है तो उसका आंसर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अगर ऑर्डर ऑड है, मतलब 3/3 का डिटरमिनेंट हो, या फिर 5/5 का डिटरमिनेंट हो, या फिर 7/7 का डिटरमिनेंट हो, देन आंसर वुड बी ऑलवेज 0। मतलब अगर इस तरह का कोई 5/5 का डिटरमिनेंट दे दे, उसमें भी 0 0 0 डायगोनल प्राइमरी हो जाए, एंड बाकी ऊपर एंड नीचे दोनों साइड ऑपोजिट टर्म आ जाए, तो ऑलवेज आंसर क्या आ जाएगा? 0। मे भी क्वेश्चन दे सकते हैं 5/5 का डिटरमिनेंट लेके, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको सभी को याद रखने हैं। अब मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ कैसे याद रखने हैं। जैसे पहला वाला फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको याद है और याद रखना ही है कैसे भी, है ना। कुछ छोटी सी हिंट में ऐसा बोल दूं कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो इसकी डिग्री फाइंड करने के लिए क्या करो, हमेशा ही डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। तो ये इसकी डिग्री क्या हो गई? BC², मतलब डिग्री हो गई इसकी 3, है ना, डिग्री हो गई 3। और इस तरफ भी देखो, इस तरफ भी डिग्री देखोगे तो पहले टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है ABC, तो मैक्सिमम डिग्री इसकी भी 3। तो दोनों साइड डिग्री सेम होनी चाहिए। आप इस तरह से याद रखो कि दोनों साइड डिग्री सेम होनी चाहिए। अब ये चीज़ तो मेरे ख्याल से पहले वाले में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिग्री सेम होनी चाहिए वैसी याद रखने की, क्योंकि ये तो फॉर्मूला आपको आराम से याद रह जाएगा। बट हाँ, कभी कभी कन्फ्यूजन इसमें होता है, सेकंड, थर्ड में, फोर्थ में, है ना। तो इसमें क्या करना है, जैसे इसकी डिग्री क्या हो गई LHS साइड की, AB² एंड AB, है ना, AB² एंड AB, कितनी डिग्री हुई इसकी? तो 1 2 3 4 5, इसकी डिग्री 5 है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो इसकी डिग्री 5 ही है, देखो। सो अगर ये दोनों की डिग्री सेम है तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, बट उससे अच्छा है मुझे ये वाली वैल्यू याद रखनी है। तो इसमें देखो पहले टर्म का मल्टीप्लिकेशन करो सबके, यू विल फाइंड ABC इंटू AB, यू विल फाइंड 5 डिग्री। देखो, तो ये 5 डिग्री वाला, ये 5 डिग्री वाला एक इक्वेशन है ना, 5 डिग्री वाला इक्वेशन है। सभी 5 डिग्री वाले नहीं है। देखो 5 डिग्री वाले इक्वेशन में क्या करना है, 3 डिग्री तो इससे ही बनानी नहीं है, A - B, B - C, C - A, क्योंकि सभी में ये वाले कॉमन है। देखो, और बाकी की 2 डिग्री है, तो बाकी की 2 डिग्री किससे बनाएंगे? तो AB का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BC AC, उससे ही बनेगा, है ना। जैसे इसमें आप देख सकते हो 6 डिग्री है, 6, यू विल फाइंड 6 डिग्री, एज यू कैन सी। इस तरफ डिग्री 6 है, तो इस तरफ भी इससे 3 डिग्री मिल गई, और ये बाकी की 3 इसमें। सो यू विल फाइंड 6 डिग्री फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, है ना। तो 6 डिग्री बनानी है तो आप ABC मल्टीप्लाई करो, हो गया। फिर अगेन फोर्थ वन, इसमें आप देखो 4 डिग्री, तो यहाँ पे भी देखो इससे 3 डिग्री प्लस 1, सबके पहले टर्म मैंने बताया ना, पहले टर्म मल्टीप्लाई करो, यू विल फाइंड डिग्री। तो 4 डिग्री आ जाती है, ABC एंड A। देन इसमें तो ये तो याद रख लेना, मैंने बता दिया था पहले ही जब मैं 12th में लेक्चर लेता था तब, कि ये साइक्लिक ऑर्डर में ABC को साइकिल में अगर घुमाओगे तो ऐसे ही बनता जाएगा। पहले ABC लिखा है ना, पहले ABC की सीक्वेंस है, फिर BCA की सीक्वेंस है, फिर CAB की सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस कैसी आ गई? साइक्लिक। तो उसमें आंसर -(a³ + b³ -3ABC, ठीक है। इसका दूसरा आंसर भी मेरे ख्याल से आपको याद रखना है। इसका दूसरा फॉर्मूला ये वाला है, जो मैं भी क्वेश्चन में डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कोई छोटे छोटे, ओके। तो ये दोनों माइनस आगे एज इट इज है, देखो इसका यही फॉर्मूला है, ये दोनों को मिला के, ठीक है। अब कभी भी आपको इसके फॉर्मूला की ज़रूरत पड़े, तो आप खुद से ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार खुद ट्राई करो, ये वाला लिखो एक बार, समझ लो मुझे ये पता नहीं है, चलो ऐसा सोचो कि मुझे ये वाली चीज़ पता नहीं है, बराबर, और मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला किसी ने पूछ लिया, बराबर, 1 1 1 ABC एंड A³ B³ C³। तो इसका फॉर्मूला मैं क्या बनाऊंगा? तो मैंने सबसे पहले ये लिख देना है, A - B B - C C - A, ठीक है, C - A। फिर मैं देखूंगा डिग्री इसकी, तो इसकी डिग्री क्या होगी? देखो, तो इसकी डिग्री 4 है, तो यहाँ पे मैंने 3 डिग्री तक के तो टर्म लिख दिए, बाकी का 1 डिग्री वाला टर्म तो मैं इससे ही बनाऊंगा डेफिनेटली, A + B + C, इसमें भी 1 डिग्री है। तो आप देख सकते हो, हाँ कौन सा था ये, मेरे ख्याल से ये वाला मैं ले लिया था ना, बट यहाँ पे मैंने ये वाला ले लिया बाई चांस, क्योंकि ABC A³ B³ C³ बाई चांस ये वाला ले लिया, देखो, और आंसर आप देख सकते हो एज इट इज आ गया, है ना। सो इफ़ वी कैन डू इट बाई दिस वे, अगर इस तरीके से आप सोचोगे, डेफिनेटली आप सभी के फॉर्मूला याद रख सकते हो, है ना।
आप कभी भी बनाओ, जैसे मैंने दूसरा कोई भी फॉर्मूला ले लिया, चलो एक और ट्राई करता हूँ मैं, से ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बी सी, ये होगा सी ए और ये होगा ए बी। चलो इसमें डिग्री कितनी हुई, तो इसमें डिग्री ए बी स्क्वायर ए बी मतलब डिग्री 5 है। तो 5 डिग्री बनाने के लिए मैंने बताया ना, पहले तो 3 डिग्री इससे ही बनानी है, अब बाकी की 2 डिग्री बनानी है, तो 2 डिग्री वाला इक्वेशन तो यही है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो एज यू कैन सी ये मेरे ख्याल से कौन सा फॉर्मूला है, हाँ ये वाला सेकंड, ठीक है, याद रह जाएगा, है ना। इसमें 6 डिग्री है तो ये 3 डिग्री इससे बना दी, और बाकी की 3 डिग्री बनाने के लिए ए बी सी तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अब मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी क्वेश्चन आया तो आप इसके फॉर्मूला खुद से क्रिएट कर सकते हो, ये याद रखने की हिंट मैंने बताई। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे ख्याल से आपको सबको पता है, अगर 3 पॉइंट वर्टाइसिस या फिर वर्टाइसिस दिए हैं तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, आगे 1/2 मल्टीप्लाई करो। ऑलवेज टेक इट इन मोड, क्योंकि हमेशा ही एरिया पॉजिटिव होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू वी नीड टू ऑलवेज टेक, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस वैल्यू, है ना, क्योंकि ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। दूसरा, अगर एरिया गिवन है, मतलब किसी ने बोल दिया कि सर एरिया इज इक्वल टू 5, है ना, एरिया इज गिवन, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाले इक्वेशन 1/2 जैसे ये x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू प्लस और माइनस 5 लेके काम करना है ना, क्योंकि ये तो डिटर्मिनेंट में होगा, और डिटर्मिनेंट को अगर जब निकालोगे, से डिटर्मिनेंट ऑफ समथिंग इक्वल टू 5 है तो x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस और माइनस 5 हो गया ना। सो इसको डिटर्मिनेंट से जब निकालोगे, इसको डिटर्मिनेंट से जब निकालोगे तो उस दूसरी तरफ क्या आएगा, प्लस और माइनस आएगा ना। तो आप डायरेक्टली कर लो, जब भी उन लोग ने एरिया दे दिया है तो आप हमेशा ही जो भी इस तरफ के फॉर्मूला लिखा यहाँ पे इक्वल टू प्लस और माइनस 5 लिख दो, है ना, ये 1/2 और ये पूरा डिटर्मिनेंट, ठीक है। एंड तीसरी चीज, कोलिनियर अगर 3 टर्म है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा ही 0 होगी, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय कोलिनियर पॉइंट ऑलवेज 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये वाला 0 खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनर सबको पता है मेरे ख्याल से, किसी भी मैट्रिक्स में समझ लो ये 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है, तो अगर मुझे समझ लो ये 2 का माइनर फाइंड करना है तो ये रो एंड कॉलम को निकाल दो, तो मुझे माइनर ऑफ 2 क्या मिलेगा, देन आई गेट 4 6 7 9, दिस इज माइनर ऑफ 2। एंड अगर मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है, कोफैक्टर ऑफ 2 फाइंड करना है, तो मुझे आगे -1/i + j लिखना पड़ेगा। बाकी अगेन माइनर, ये जो चीज़ है वो तो क्या है, माइनर ही है। तो -1/i + j व्हाट डिनोट, ये क्या डिनोट करेगा, i क्या डिनोट करेगा, 2, जो 2 है वो उसमें रो कौन सी होगी, फर्स्ट i = 1 एंड कॉलम कौन सी है, सेकंड, तो j = 2। तो यहाँ पे i + j की जगह 1 + 2 लिखना है, बस। तो यही चीज़ है माइनर एंड कोफैक्टर की, मेरे ख्याल से आपको सभी को याद है, रिवीजन के लिए मैंने एक बार डाल दिया। इफ एलिमेंट ऑफ रो आर मल्टीप्लाई विथ कोफैक्टर ऑफ एनी सेम रो, अगर उसकी सेम रो से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, समझ लो कहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट नहीं है, चलो मैं खुद से बना लेता हूँ। से ये डिटर्मिनेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो पहली रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए। कोफैक्टर का सिंबल तो पता है ना, ये aij सिंबल इज कोफैक्टर का सिंबल है, इज द सिंबल ऑफ कोफैक्टर, एंड mij इज सिंबल ऑफ माइनर, है ना, mij इज सिंबल ऑफ माइनर। कहाँ है, हाँ ये रहा, mij इज सिंबल ऑफ माइनर, ठीक है। तो अगर a11 को कैपिटल A11 का मतलब क्या होगा, ये A11 का कोफैक्टर, तो A11 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A12 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A13 इंटू उसका कोफैक्टर ऑलवेज विल गिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। एंड अगर पहली रो का दूसरी किसी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाए, जैसे पहली रो का A11 इंटू A31, तीसरी रो के कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन प्लस A12 इंटू A32, कैपिटल A32 आप देख सकते हो, एंड A13 इंटू कैपिटल A33, तो उसका आंसर हमेशा ही 0 आएगा। एज अ प्रॉपर्टी मैंने सिखा दिया है, आप खुद से, मतलब अगर MCQ में इस तरह की कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसका ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे इसके बेस से ये वाला फॉर्मूला प्रूव होता है, बट अब फिलहाल मैं अभी प्रूव नहीं करवाऊंगा। ये है क्या,
तो ये जो है डी डैश इज व्हाट, डी डैश इज डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ, है ना, ये पूरा कोफैक्टर का ही डिटर्मिनेंट है। अगर डी क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर डी ये है समझ लो, इफ डी इज दिस वन, ठीक ना, अगर ये डी है तो डी डैश क्या होगा, डी डैश इज मेड बाय कोफैक्टर ऑफ डी, मतलब ये कैपिटल डी के जो भी एलिमेंट है उसके कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट वो डी डैश है। तो इसके कोफैक्टर को यहां पे डालोगे डिटर्मिनेंट में, देन वी गेट डी डैश। तो डी डैश एंड डी के बीच में क्या रिलेशन है, तो डी डैश इज ऑलवेज इक्वल टू डी रेज टू n-1, एंड स्पेशली whenever we are talking about n equal to 3 because we are always dealing with third order, then d dash is always equal to d square, है ना, n-1 बनाओगे तो 3 - 1 2, so d dash is always equal to d square, मतलब कोफैक्टर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू दैट डिटर्मिनेंट स्क्वायर फॉर 3/3, हाँ, फॉर 3/3। फिर प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट मेरे ख्याल से सभी को पता है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, सिमिलरली दैट वी हैव डन विथ मैट्रिक्स चैप्टर। मैट्रिक्स चैप्टर में जैसे हम मल्टीप्लिकेशन किया था उसी तरह से कैसे कर सकते हो, बट अलोंग विद दैट वी कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम, मतलब पहली रो को कॉलम से कर सकते हो या फिर कॉलम को रो में कर सकते हो, या कॉलम विथ रो या फिर कॉलम विथ कॉलम, है ना, पहली रो पहली कॉलम पहली कॉलम पहली कॉलम दूसरी कॉलम पहली कॉलम तीसरी कॉलम, इससे भी कर सकते हो। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो विथ सेकंड रो, फर्स्ट रो विथ थर्ड रो, इससे भी कर सकते हो, या फिर कॉलम विथ रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड सेकंड रो, इस तरह से भी कर सकते हो। बट आई थिंक ये बाकी की जो तीनों चीज़ है वो सिमिलर, वो थोड़ी डिफिकल्ट होगी हमारे लिए, क्योंकि हम लोग को आदत है रो विथ कॉलम की। सो ऑलवेज वी आर गोइंग विद दिस वे, जैसे मैट्रिक्स में हम करते थे उसी तरह से हम ऑलवेज प्रोडक्ट करेंगे डिटर्मिनेंट में। या फिर एक काम करो, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें, देन जस्ट मल्टीप्लाइड। बट कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, वैसे जेडब्ल्यू में जरूरत पड़ती है, एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन है नहीं। ओके, देन एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मेरे ख्याल से एडजॉइंट तो आप सभी को पता है। वैसे अभी तो एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, तो मैंने आपको शॉर्टकट दी थी 2/2 के लिए एंड 3/3 के लिए भी दिया था मैंने शॉर्टकट, दोनों को मैं अभी डिस्कस करूंगा। वैसे परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, तो समझ लो ये कोई मैट्रिक्स है, तो उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड होगा, तो इसका पहले कोफैक्टर फाइंड करो सभी एलिमेंट के, एंड देन टेक ट्रांसपोज। पहले मैंने इसके सभी के कोफैक्टर फाइंड किए, जैसे A11 का कैपिटल A11, A12 का कैपिटल A12, A13 का कैपिटल A13, तो ये लिख दिया। फिर उसका ट्रांसपोज करूंगा, देन ये रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट करूंगा, दूसरी रो को दूसरी कॉलम, तीसरी रो को तीसरी कॉलम, देन वॉट एवर आई गेट इज एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, शॉर्टकट के लिए 2/2 में क्या करते थे हम लोग, याद हो तो, ये दोनों को इंटरचेंज, आप देख सकते हो ये दोनों को इंटरचेंज, और ये दोनों की साइन चेंज, है ना, ये दोनों की साइन चेंज। अगर जैसे मैंने बोल दिया a इक्वल टू से 1 2 3 4, तो इसका एडजॉइंट क्या आएगा, तो ये दोनों को इंटरचेंज, तो ये 2 1 हो गया, और ये दोनों की साइन चेंज, मतलब -3 -4, दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट एडजॉइंट, सिंपल है ना। एंड 3/3 के लिए एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो इसके लिए मैंने एक मेथड दी थी, समझ लो हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा है 1 2 3 3 2 -1 1 4 3, अगर कुछ ऐसा मैट्रिक्स और इसका हमको एडजॉइंट फाइंड करना हो, तो मैंने क्या दिया था, पहले फर्स्ट एंड सेकंड रो को वापस एक बार लिख दो यहाँ पे, 1 2 3 3 2 -1। अब जो ये क्रिएट हुआ उसमें फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम को वापस एक बार लिखो, तो 1 3 1 1 3 एंड 2 2 4 2 2, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ये वाली कॉलम को, और ये वाली कॉलम को यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब मुझे ये पहली रो एंड पहली कॉलम को निकाल के फिर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली एडजॉइंट का आंसर बना रहा हूँ मैं, बराबर। तो क्या होगा, 3 2 6 + 4 दैट इज 10, देन 4 3 12 -6, तो 6 है ना, 12 - 6 क्या होगा, 12 - 6 is 6। तो मैं ये जो कॉलम में होगा ना उसको मैं रो में लिखूंगा, ये खास ध्यान रखना। क्या करूंगा मैं, जो कॉलम में, ये जो मतलब ये कॉलम में हो रहा है ना ऑपरेशन, आप देख सकते हो डायरेक्टली ऊपर से नीचे, तो वर्टिकल में जो ऑपरेशन हो रहा है उसको मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। फिर ये अगेन 2 -6 दैट इज -8, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -8 को। ओके,
फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 -9 दैट इज़ -10, उसको यहाँ पे सेकंड रो में, ये सेकंड वर्टिकल लाइन है उसका मल्टीप्लिकेशन सेकंड रो में लिखूंगा। 3 - 3 दैट इज़ 0 एंड देन 3 3 9 + 1 दैट इज़ 10, ओके, एंड देन लास्ट 4 3 12 - 2 दैट इज़ 10, 2 - 4 - 2 एंड 2 - 6 -4। तो इस तरह से हम आराम से एडजॉइंट ए विदाउट मिस्टेक बना सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये भी इजी है, ये द वे बाय विच वी कैन थियोरेटिकली सॉल्व दिस एडजॉइंट ऑफ ए, वो इजी है, बट उसमें कभी कभी क्या हो जाता है, एरर आ जाती है। एरर मतलब हम लोग कैलकुलेशन करने में कुछ ना कुछ एरर ले लेते हैं, क्योंकि जब भी कोफैक्टर फाइंड करते हैं ना, तो कभी कभी समझ लो इसका कोफैक्टर फाइंड करना है तो नेगेटिव आगे रख के फिर रो कॉलम को ढक के जो बना उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड की। दैट इज काइंड ऑफ लेंथी एंड समवॉट डिफिकल्ट प्रोसेस। बार बार आप चेक करते जाना है, आपको चेक करते जाना है कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं बना, वो खास देखते देखते आपको धीरे धीरे करते रहना है। और इसमें कैलकुलेशन में एरर नहीं आएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एक ही सीक्वेंस में चला जाता है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसमें लगभग प्रॉपर्टी तो JEE की है, बट फिर भी आप पहले वाली को खास याद रखनी है और दूसरी वाली भी याद रख लो, इफ़ पॉसिबल आगे की प्रॉपर्टी भी याद रखो, है ना। चलो मैं एक पहले वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, वो तो मेरे ख्याल से आपको सभी को याद ही है, A इंटू एडजॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही क्या आएगा, डिटरमिनेंट A इंटू IN। ये मैंने मेरे ख्याल से क्लास में प्रूव करवाया था जब मैंने 12th में 6 चैप्टर चलाया था। तब नहीं भी करवाया हो तो आप ये इसको बुक में देख सकते हो, NCERT की बुक में इसका प्रूफ है ना, बहुत ही सिंपल है। A मैट्रिक्स ले लो कोई भी, उसका एडजॉइंट बना दो, जैसे ये एडजॉइंट है और ये A मैट्रिक्स है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो इसका यूज़ करके। हाँ, ये वाली दो प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको डेल्टा 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 ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई देगा, और ये जो डिटरमिनेंट है उसकी अगर मैं वैल्यू बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यूब, है ना। तो वो डेल्टा क्यूब जो है वो वैल्यू हो गई डिटरमिनेंट की, बट अगर उसको मुझे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो ये हो गया डेल्टा, तीनों में से डेल्टा कॉमन, तो ये बन गया आई, है ना, डेल्टा इंटू आई, डेल्टा इंटू आई, क्योंकि ये 1 1 बचेगा, तो डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो उसका यूज़ करके बनाया है। आप एक बार ऐसा है तो देख लेना उसमें से। फिर अगर मुझे ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो इससे मैं प्रूव कर सकता हूँ। कैसे, तो मैं पहले दोनों साइड मॉड्यूलस ले लूँगा, चलो मॉड्यूलस ले लिया मैंने दोनों साइड, ठीक है। फिर ये दोनों को मॉड्यूलस में अलग अलग सेपरेटली दे सकता हूँ, ठीक है। मॉड्यूलस मॉड्यूलस नहीं, मैं बोल रहा हूँ डिटरमिनेंट, है ना, ये दिस इज नॉट मॉड्यूलस, अगेन मैंने ही मिस्टेक कर ली, आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि दिट इज नॉट मॉड्यूलस, इट कैन नॉट बी रीड एज मॉड्यूलस, इट कैन बी रीड एज डिटरमिनेंट। सो आई हैव टेकन डिटरमिनेंट एट बोथ द साइड, देन मैंने डिटरमिनेंट को दोनों को दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट के, तो कॉन्स्टेंट के जब बाहर निकलेगा तो पावर n के साथ निकलेगा, जो भी ऑर्डर है उसके साथ निकलेगा। फिर ये जो अंदर है उसको डिटरमिनेंट दे दिया, तो ये फाइनली ऐसा कुछ बचा, डिटरमिनेंट A⁻n, और I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू तो हमेशा ही 1 होगी। तो फाइनली आई कैन राइट दिस वन, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊँ तो नीचे जाएगा ना ये, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ A⁻n -1। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी। अगर भूल गए हैं तो ये बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन प्रूव इट, ठीक है। उसी हिसाब से आप थर्ड फोर्थ ये सभी को प्रूव तो कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। ये कुछ मैंने यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे लिख दिए हैं ऑलरेडी, ताकि हमारा टाइम बचे। तो आपको ये सभी प्रूफ के सिंप्लीफिकेशन याद रखने हैं, ताकि कभी भी दिक्कत आए, याद ना आए फॉर्मूला, तो आप प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले तो इससे मैंने ये वाली प्रॉपर्टी बना दी, ये वाला फॉर्मूला, ये मेरे ख्याल से सबको पता है, A−1 = एडजॉइंट A बाई डिटरमिनेंट A। कैसे किया है वो सिंपल है, आप देख लो एक बार। फिर एडजॉइंट A को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, तो बन जाएगा A−1 × डिटरमिनेंट A। ये आपको खास अलग से याद रख लेनी है, अगर याद नहीं आए तो इससे क्रिएट कर लो, ठीक है, एडजॉइंट A को सब्जेक्ट बना के। और इसका यूज़ क्या है, तो अगर मुझे ये थर्ड वाला फॉर्मूला बनाना है या फिर फोर्थ वाला बनाना है, फिर आगे मतलब थर्ड फोर्थ इस तरह के फॉर्मूला बनाने हैं, तो बस ये इसका डायरेक्ट यूज़ होगा, क्योंकि इसमें एक ही जगह मैंने एडजॉइंट A रिप्लेस किया, ठीक है। किसकी जगह, एक ही जगह मैंने एडजॉइंट A को रिप्लेस किया, तो ये सभी जगह में एक ही जगह मैंने एडजॉइंट A को रिप्लेस कर लिया। फिर ये एडजॉइंट A की जगह वापस जो एडजॉइंट A है ना, उसकी जगह वापस ये वाला लिख दिया, ठीक है।
वापस ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का आंसर डायरेक्टली मेरे पास पता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस टू n-1, तो वो भी लिख दिया डायरेक्टली। फिर ये -1 अंदर दे दिया, तो -1 अंदर देने पे ए इनवर्स का इनवर्स तो ए हो जाता है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज बिकम दिस वन, एंड डायरेक्टली बाकी सबको एज इट इज, तो ये फाइनली -1 n-1 n-2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी का आंसर, ठीक है। एंड अगर आप इसको दोनों साइड मॉड्यूलस लेके देखोगे जैसे, तो अगर मैंने दोनों साइड मॉड्यूलस नहीं लेकिन डिटर्मिनेंट, वही डिटर्मिनेंट वाली लैंग्वेज, डिटर्मिनेंट ले लिया तो क्या हुआ, ये बन जाता है कांस्टेंट। डेफिनेटली ये डिटर्मिनेंट है तो ये तो कांस्टेंट हो गया कि इसको मैं डिटर्मिनेंट से, ये बाहर के डिटर्मिनेंट से बाहर निकालूंगा तो पावर n के साथ निकलेगा, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू n-2 होल पावर n इंटू, अब अंदर क्या बचा है, तो डिटर्मिनेंट के अंदर बचा सिर्फ a, ठीक है। अब ये n-2 इंटू n को मल्टीप्लाई कर लो, बाकी सब इज इज, एंड n² -2n, और ये जो 1 पावर है वो यहाँ पे ऐड कर दिया तो +1, क्योंकि बेस सेम है। तो ये फॉर्मूला हो गया n-1 का स्क्वायर का। तो बाय दैट वे वी कैन प्रूव दिस फोर्थ प्रॉपर्टी ऑल्सो, है ना। तो उसी हिसाब से ये सब प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। ये मेरे ख्याल से 1 से 4 प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन में भी गुजकेट में आ जाए, तो आपको इस तरह से, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो क्रिएट कर लो साइड में एंड देन बना दो, ऐसा है तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक आध भी मार्क्स, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर प्रॉपर्टी नहीं याद आ रहा है और ये प्रोसीजर याद आ रही है तो भी प्रूव कर सकते हो, तो भी अच्छी है चीज़, है ना। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए, घर पे बैठे बैठे रफ वर्क में। डेफिनेटली ये इतना टफ नहीं है ना, यू विल फाइंड इट इज़ ईजी। एंड एक बार अगर याद रह गया तो फिर वो तो कभी भी नहीं भूलोगे तू, फिर है, ठीक है। चलो, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में पता है सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका आंसर सिंगल 0 आ जाए तब वो सिंगुलर, और सब उसका आंसर सिंगुलर मतलब 0 ना आए तो उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे, है ना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 देन इट इज सिंगुलर, है ना। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये खास ध्यान रखना। ये वाली चीज़ सिंगुलर है कि नहीं, मतलब ये वाली चीज़ में ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की, एंड देन इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, लास्ट रो को मैं लेके स्टार्ट करूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा 0 है, तो 1 इंटू +-+1 इंटू ये 1, सो ये हो गया 1। सो इट मीन्स व्हाट कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 0 नहीं है, तो ये हो गया नॉन सिंगुलर, ऑप्शन सी। फिर ये वाला फॉर्मूला अभी मैंने प्रूव किया था भाई, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, ओके। ये खास याद रखना है क्योंकि इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन इनवर्स के सॉल्व कर सकते हैं। इनवर्स का हमेशा ही आंसर इसी मेथड से बनाते हैं, नॉट बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन एवर MCQ इज देयर। अगर MCQ में अगर क्वेश्चन है तो हम ऑलवेज इनवर्स बनाने के लिए यही वाली चीज़ यूज़ करते हैं। एडजॉइंट A तो मैंने जो बता दी थी वो, एंड डिटर्मिनेंट A फाइंड करके उसको डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। एंड हाँ, इनवर्स कब फाइंड कर सकते हैं, जब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो हो तब, है ना। मतलब अगर नॉन सिंगुलर है तभी इनवर्स पॉसिबल है। हाँ भाई, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो डिनोमिनेटर 0 एंड डिनोमिनेटर 0, तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सो इनवर्स इज नॉट पॉसिबल व्हेन एवर डिटर्मिनेंट इज 0, और आई कैन से द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ओके। फिर ये प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से इनवर्स का इनवर्स A ट्रांसपोज एंड इनवर्स को अंदर अंदर इंटरचेंज कर सकते हो। ऑपोजिट ऑर्डर में इनवर्स अंदर देना है, ये भी अगेन कोई नंबर, कोई पावर एंड इनवर्स को भी अंदर अंदर इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे स्क्वायर है और इनवर्स है तो इनवर्स को अंदर दे दिया, स्क्वायर बाहर रख लिया, दैट इज पॉसिबल। सिमिलरली मॉड्यूलस के बाहर हम इनवर्स निकाल सकते हैं, मॉड्यूलस मतलब डिटर्मिनेंट के बाहर। फिर ये अगेन इनवर्स को एडजॉइंट में से भी बाहर निकाल सकते हो, और ये चीज़ तो मेरे ख्याल से मैंने कल मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी दे दी थी। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो तो उसमें इनवर्स फाइंड करना हो तो डायगोनल एलिमेंट का भी इनवर्स ले लो, मतलब रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। अब एप्लीकेशन में, डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन में क्या है मैट्रिक्स की, तो कंसिस्टेंट सिस्टम एंड नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम, पहले 2 सिस्टम है। कंसिस्टेंट सिस्टम कब बोलेंगे, जब सॉल्यूशन एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल हो तब, मतलब इफ सॉल्यूशन इज पॉसिबल देन इट इज कंसिस्टेंट इक्वेशन, इफ सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल मींस नो सॉल्यूशन देन इट इज ऑलवेज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में कौन कौन से सॉल्यूशन हो गए, तो या तो यूनिक अगर एक ही सॉल्यूशन है तो, और या फिर इनफाइनाइट, एक से ज़्यादा है तो मोस्टली इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आते हैं। तो ये 2 तरह के सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होंगे, और अगर सॉल्यूशन 5 है मतलब नो सॉल्यूशन, तब हमेशा ही इनकंसिस्टेंट बोलेंगे इक्वेशन को, ठीक है, सिस्टम को। और हम मैट्रिक्स में या फिर डिटरमिनेंट में इस तरह की पैटर्न में लीनियर इक्वेशन 3
वेरिएबल 3 वेरिएबल 3 लीनियर इक्वेशन की पैटर्न देखते थे, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। तो ये ए एक्स इक्वल टू बी का फॉर्म हो गया। अगर मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके फाइनली एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, देन फाइनली आई कैन राइट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह मैं लिख लूँ एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज दिस वन। तो अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो x की वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज तो नहीं मिलेगी। आप खुद से देख सकते हो, अगर डिटर्मिनेंट a खुद 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट मतलब डिनोमिनेटर 0 हो गया। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो डेफिनेटली उसका आंसर तो कुछ पॉसिबल नहीं है, इसी मतलब पैटर्न कुछ अलग ही बन जाएगी। अगर वो नॉन जीरो है तो ही इसका आंसर बनेगा, एंड दैट इज व्हाट ऑलवेज यूनिक आंसर। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, ये केस 1 हो गया। डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड केस 2 क्या है, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है तो, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है तो उसमें मैंने 2 केस बना दिए। न्यूमरेटर कुछ वैल्यू ले लिया एंड डिनोमिनेटर 0 रखा। डिनोमिनेटर तो 0 ही है, डिटर्मिनेंट ए तो 0 ही है, बट न्यूमरेटर में अगर नॉन जीरो आ जाए या फिर न्यूमरेटर खुद 0 हो जाए तो न्यूमरेटर दैट इज एडजॉइंट ए इंटू बी या तो नॉन जीरो हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। अगर नॉन जीरो आ जाए तो ऊपर कुछ वैल्यू है, नीचे 0 है, तो वो चीज तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। समथिंग बाय 0 इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल, दैट इज व्हाई नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट हाँ, कभी 0/0 फॉर्म हो जाए तो मे बी उसमें आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, तो वहां पे मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, मे बी आंसर पॉसिबल नहीं भी है या फिर पॉसिबल है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, ये थियरिटिकल पार्ट है। मैंने इसको जेडबली के लेक्चर में मैंने जब 12th में जब पढ़ाया था तो डिटर्मिनेंट की लैंग्वेज से पढ़ाया था। तो अगर आपके पास नोट है तो वो नोट एक बार वापस रिवाइज कर लेना, अगर जेडबली के लिए रिवाइज कर रहे हो तो, क्योंकि वैसे एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन, थियरिटिकल क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, आएगा तो इतने तक ही आएगा, क्योंकि इतना ही एनसीईआरटी बुक में दिया है। तो इसके पैटर्न और इसकी जो फॉर्मूला की जो मैंने मेथड दिखाई वो याद रख लेनी है। अगर सॉल्व करने हैं नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के क्वेश्चन, तो फिर वो जेडबली में मैंने सिखाया था, वो वाले क्वेश्चन को रिवाइज करना। ओके, फाइनली वी आर डन विद द थियरिटिकल कंसेप्ट। इतने ही कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट में। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मेरे ख्याल से आप सभी को प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से पता है कैसे यूज़ करनी है। चलो मैं कॉलम 2 को कॉलम 1 में एंड कॉलम 3 को भी कॉलम 1 में डायरेक्टली डाल दूँ, मतलब कॉलम 1 बिकम कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो आपको तुरंत क्या बन जाएगा, a माइनस बी, पहली कॉलम a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस से, तो ये देख सकते हो 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 है ना, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, तो ये पूरा x y z कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी पूरा का पूरा कैंसिल, तो पूरी की पूरी कॉलम 0 हो गई। तो यहाँ पे कुछ भी हो, फिर अगर पूरी की पूरी कॉलम 0 है तो फिर उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन इजी से लेके टफ वाले सभी थोड़े बहुत करवाऊंगा, ताकि आपको सभी मेथड याद आ जाए कि हमने कैसे सॉल्व किए थे, है ना। फिर ये तो इसमें एक चीज़ आप नोटिस करो, मैं इसको 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दूँ तो 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर माइनस, है ना, ये तो माइनस है बीच में, 1a b c, 1b a c, 1c a b। ठीक है, ओके। अब ये दूसरे वाले को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। सेम मैं इसमें क्या चेंज करता हूँ, इसके इक्वल टू, दूसरे वाले के इक्वल टू, मैं सबको a से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करूँगा, सबको a से a से मल्टीप्लाई करूँगा और a से डिवाइड करूँगा। तो पहली रो को मैंने a से मल्टीप्लाई किया, तो इट मीन्स कि मुझे a से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर दूसरी रो को b से मल्टीप्लाई किया, तो ये बचा a b c, तो ये b से डिवाइड किया। ताकि क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें b कम हो रहा है, इसमें यहाँ पे a कम था इसलिए मैंने a से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे c से मल्टीप्लाई किया पूरी रो को, तो c स्क्वायर a b c, तो c से डिवाइड किया। ठीक है, फिर ये पूरी की पूरी कॉलम में से a b c मुझे कॉमन निकाल के आगे लिख देता हूँ मैं, ताकि ये बन जाए 1 1 1। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों 1 1 बन गए,
अब मैं साइक्लिक इंटरचेंज कर लेता हूँ, तो फाइनली ये तो कैंसिल, बचा क्या, माइनस, ये माइनस जो ऊपर था, ये पूरा जो माइनस था वही, फिर साइक्लिक इंटरचेंज करने पे लास्ट कॉलम बन गई पहली कॉलम, पहली कॉलम बन गई दूसरी कॉलम, एंड दूसरी कॉलम बन गई तीसरी कॉलम। तो यू विल गेट दिस 2 टर्म्स आर कैंसल्ड, आंसर इज 0, है ना। ये पहला रास्ता, ओके। अब दूसरा रास्ता क्या होगा, सेकंड मेथड हमेशा ये ट्राई करो, सभी ऑलमोस्ट बहुत सारे डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में ये यूज हो जाता है। जब भी समझ लो इस तरफ डिटरमिनेंट में भी ABC या फिर XYZ कुछ दिया हो और ऑप्शन में भी ABC XYZ कुछ दिया हो, तो आप ABC या फिर XYZ की कुछ वैल्यू एज्यूम कर लो एंड यहाँ पे डिटरमिनेंट में उसको रखो, उसकी वैल्यू बनाओ, एंड ऑप्शन में रखो, उसकी वैल्यू बनाओ। देन व्हाट वी गेट, एज यू कैन सी, तो मैंने ABC की वैल्यू इसके अंदर रख दी, तो फाइनली मुझे उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल गई 0, तो 0 ऑप्शन था ही। या फिर अगर किसी कभी विश्वास ना आए तो क्या करो कि ABC की वैल्यू चारों में रखो, मेरे भी आप डेफिनेटली आप ये तीनों में से किसी में भी 0 नहीं बनेगा, है ना। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली सॉल्व लॉट ऑफ डिटरमिनेंट क्वेश्चन, है ना। बहुत सारे डिटरमिनेंट के क्वेश्चन के हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैं इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो मैं बोल दूंगा कि आप इस तरह से ले लो, है ना। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि वापस वही चीज़, आप 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तो मेरे ख्याल से सबको ये प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये दोनों का यूज़ करके कभी भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो जैसे अगर मैं पहले डिटरमिनेंट में सभी कॉलम को पहली कॉलम में डाल दूँ तो ऐसे ही बन जाता है, देखो बाकी सब कुछ एज इट इज़, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज़, सभी कॉलम को पहली कॉलम में मैंने ऐड कर दिया, तो आई गेट दिस वन एंड दिस, इसकी वैल्यू जो है वो 0 0 0 है। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन गया, पूरी की पूरी कॉलम 0 है, इसलिए आंसर 0, ठीक है। फिर इसमें आप कुछ ना कुछ रो या कॉलम के ऑपरेशन करके फिर सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट सम ऑफ द आंसर। बस याद रखना कि I की प्रॉपर्टी क्या है, तो I² = -1, I⁴ = +1। तो अगर I³ पूछा है तो I³ क्या होगा भाई, तो I³ मतलब I² × I विच इज़ -1 × I, दैट इज़ -I। तो ये सब की वैल्यू, I की वैल्यू तो खुद I है, फिर I² की वैल्यू -1 है, I³ की वैल्यू -I है एंड I⁴ की वैल्यू 1 है। ये चारों की वैल्यू कभी भी ज़रूरत पड़े यूज़ करते रहो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। कभी भी यूज़ हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सभी की वैल्यू, जैसे ओमेगा की ज़रूरत पड़ती है वैसे ही I की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये 5th नंबर का क्वेश्चन, अगेन यू कैन टेक ABC, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर ABC की वैल्यू लेके कर सकते हो, और ABC की मोस्टली यही वाली वैल्यू आप पसंद करो ताकि कभी भी दिक्कत ना आए। 0 ABC की जगह 0 कम पसंद करो। क्यों, होता क्या है कि 0 पसंद करने पे है ना, एक से ज़्यादा ऑप्शन मैच हो जाते हैं कभी कभी, फिर एक से ज़्यादा समझ लो 2 ऑप्शन मैच हो गए तो 2 ऑप्शन को वापस वो 2 ऑप्शन में ABC की दूसरी कोई वैल्यू लेके मुझे चेक करना पड़ेगा, इट बिकम्स लेंदी, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम ABC की वैल्यू कुछ ऐसी ले, एक आध नेगेटिव ले, एक आध पॉजिटिव ले और एक आध थोड़े बड़े नंबर ले। तो ये 2, 1 एंड -1 ये लेने पे मोस्ट प्रोबेबली सभी क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन में आंसर दिखाई देगा, ठीक है। तो आप ये वैल्यू लेके देखना, इसमें 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में आंसर होगा, ओके। सिमिलरली आप इसमें भी यही चीज़ करना, ABC की वैल्यू ये वाली ही लेना। आप खास याद रखो कि ये वाली वैल्यू ना याद रख लो, अगर XYZ है तो ये X, इसको Y और इसको Z, अगर ABC है तो 1 1 ABC 2 1 -1 ऐसी वैल्यू लेके सभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, हो जाएगा आराम से। इसमें भी कर सकते हो, बट इसमें दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं समझ लो मैं क्या करूँ कि सबसे पहले इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, पहले इसको करूँगा फिर इसको करूँगा, देखना हाँ भाई सीक्वेंस देखना। तो क्या होगा चेंज, इसमें मैंने कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 किया तो क्या हुआ, ए तो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर 3b - b 2b मतलब b, ये b और ये b। अब देख सकते हो 4b - 3b एंड 6b - 5b। फिर यहाँ पे अब सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम में से नेगेटिव करके सेकंड कॉलम में डाल दिया, मतलब C2 - C1 कर दूंगा तो ए अगेन कैंसिल एंड 2b - b दैट इज b। तो ये तो तुरंत 2 रो सिमिलर बन जाती है, आंसर 0, यहाँ पे कुछ भी हो। सो इसमें ABC की वैल्यू लेने से अच्छा है ये डायरेक्टली कॉलम या रो के कुछ ऑपरेशन करने से मुझे आइडेंटिकल एलिमेंट मिल गए। तो कभी कभी स्पीड इसमें भी आ जाती है,
तो अगर आपको पक्का विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि मुझे इस तरह की कोई ऑपरेशन करने पे आंसर तुरंत दिखाई दे रहा है, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज you can always take value of a b c as 2 1 minus 1 to check the answer whether in this one and in this one is equal or not, है ना. इसमें भी वही करना है, एबीसी की कुछ वैल्यू एज्यूम करना है, डायरेक्ट आंसर बनाना. वरना ये अगर एमसीक्यू नहीं होता ना तो ये क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे है भाई, है ना. ये भी, और ये मेरे ख्याल से आपने एनसीईआरटी की बुक में सॉल्व किया होगा ये वाला. इसमें भी आप एक्स वाई जेड की वही वैल्यू में लेना, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू -1. टेक इट, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर. कोई मतलब इसमें शक नहीं है. इसमें भी आप ले सकते हो, भले ही के फाइंड करना हो, एक्स वाई जेड इसमें लेके इसका आंसर बनेगा कुछ ना कुछ. इसमें भी लेके आप एक्स वाई जेड का इसमें वैल्यू लेके एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें भी रिप्लेस करके से समझ लो, मैं यहाँ पे रिप्लेस करके दिखाता हूँ इसमें ये वाले क्वेश्चन में. तो वही x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -1. तो y प्लस जेड बन गया 0, ठीक है. x प्लस जेड हो जाता है 1, x प्लस वाई हो जाता है 3. फिर x वाई जेड मतलब 2 1 -1 एंड y x 2 एंड z -1. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई देखो, -2 इंटू इट बिकम -1 -6 प्लस 1 इंटू -1 -3. सो व्हाट आई गेट, 6 प्लस 1 7, 7 टू द 14, 14 प्लस 14 माइनस 4 विच इज 10. ओके 10 आई थिंक बराबर है, हाँ. और आर एच एस साइड देखूंगा तो k इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस जेड. एक्स मतलब 2 है और जेड क्या है भाई -1, उसका स्क्वायर. तो ये 1 1 कैंसिल, आंसर इज 2k इंटू 3 का स्क्वायर विच इज़ 9. सो इट इज़ 18k. मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक है कैलकुलेशन में या फिर वैल्यू रखने में, वरना कुछ ना कुछ तो इजीली आंसर बन जाता है. ये 2 वाई प्लस जेड 1 -1 0, जेड प्लस एक्स 2 -1 1, एक्स प्लस वाई 3. ओके एक्स 2 1 माइनस, हाँ यहाँ पे मिस्टेक है. ये z एंड y है, तो z है -1 एंड y है 1. तो इसको लेके अगर मैं इसका आंसर बनाऊँ तो फिर से मैं इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लेता हूँ. जैसे ये 2 इंटू 1 -2 प्लस 1 इंटू -1 माइनस 3 to the 6. आई होप आंसर अब इजीली बन जाए. 2 ये -2 इंटू, सॉरी ये कितनी एरर हो रही है, हाँ -2 इंटू ये -1 माइनस 3 to the 6 और ये 1 इंटू, एक मिनट, हाँ ये 1 इंटू 1 प्लस 3. ओके अब ठीक है. 6 प्लस 1 7 to the 14 पॉजिटिव प्लस 4 दैट इज 18. ओके सो RHS LHS 18 है, RHS 18k है. तो 18 इक्वल टू 18k, k इक्वल टू 1, इट मीन्स k इक्वल टू 1. खत्म. तो बस कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना, आराम से आंसर बनेगा, वो तो पक्का है. फिर ये इसमें देखो ये तीनों की हमको फॉर्मूला पता है मेरे ख्याल से, है ना. पहले वाले का फॉर्मूला क्या होगा, अगर फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आराम से बनाओगे आंसर डिग्री से. पहले वाले की डिग्री क्या हो गई, डिग्री 4 है ना, डिग्री पहले वाले की हो गई 4. फिर दूसरे वाले की डिग्री क्या हो गई देखो, ये b² इंटू c³ तो डिग्री हो गई 5. एंड तीसरे वाले की डिग्री क्या हो गई देखो, a b² c³ मतलब डिग्री 6. तो ये तीनों के आंसर सिमिलर नहीं हो गए, तो नन ऑफ दिस, है ना. फिर भी एक बार अगर सबकी वैल्यू आपको बनानी है तो मैंने दिखाया था, अगर 4 डिग्री है तो आंसर कैसे बनेगा, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए इंटू a प्लस बी प्लस सी. हो गया पहले वाले का फॉर्मूला. b इक्वल टू, इसकी डिग्री है 5 तो फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए इंटू 5 डिग्री है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. एंड अगर डिग्री 6 है, जैसे इसकी डिग्री 6 है तो इसमें आंसर a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए इंटू ए बी सी, है ना. तब जाके 6 डिग्री हो गई. ये 4 मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, हाँ भाई, ये 5 भी ये डिग्री थी. तो ये 4 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 6 डिग्री. आपको सभी के फॉर्मूला याद रह गए मेरे ख्याल से. आप अगर डिग्री के बेस से जाओगे तो याद रह जाएंगे डेफिनेटली. फिर 12th वन, बस वही मैंने बताया था, ABC की वैल्यू रख लो, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू से 1 एंड c इक्वल टू -1.
ठीक है। अगर वो नहीं रखना है तो इसमें लास्ट कॉलम को पहले कॉलम में ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। एंड व्हाट वी गेट, इसको इसमें ऐड करना है, ऐड, तो क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों में, और वो तीनों के ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालोगे तो 1 1 1। फिर इसको मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट, तो क्या बनेगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ओके, और ये वापस वही ए बी सी, ओके। देन अब क्या कर सकते हैं भाई, अब बस ज़ीरो बनाओ, इसमें इसके अंदर डालोगे, इसको इसके अंदर डालोगे तो ज़ीरो बन जाएगा। फिर मेरे ख्याल से आपको आंसर ये चारों में से कुछ ना कुछ दिखाई देगा। और उससे अच्छा है ये सेकंड तरीका, ए बी सी की वैल्यू एज्यूम करो एंड आंसर बनाओ। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डील विथ एवरी क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। ए इक्वल टू 2 ले लो, बी इक्वल टू 1 ले लो एंड सी इक्वल टू -1 ले लो। डेफिनेटली विल गेट योर आंसर ईजीली। देन दिस वन, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैंने बताया ना, जब इस तरह के फॉर्म आ जाए तो दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दो, ए स्क्वायर ए क्यूब और दूसरा बन जाएगा ए स्क्वायर 1। तो ये तो मेरे ख्याल से इजी हो जाएगा आपके लिए। ये बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1 एंड बताया है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 लेनी है। ये टोटल डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या लेनी है, 0। अब ये वाले डिटरमिनेंट में ए बी, पहली रो में से ए कॉमन, बी दूसरी रो में बी, तीसरी रो में से सी, तो ए बी सी कॉमन, बचेगा क्या 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और इसको अगर ये दूसरे वाले डिटरमिनेंट को पहले वाले डिटरमिनेंट जैसा बनाना है तो मैं साइक्लिक इंटरचेंज कर लेता हूँ, तीसरी कॉलम को पहली कॉलम को दूसरी कॉलम एंड दूसरी कॉलम को तीसरी कॉलम। साइक्लिक इंटरचेंज करने से साइन चेंज नहीं होती है, मेरे ख्याल से आपको ये रूल्स याद है। तो ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट एज इट इज आ गया, तो वही डिटरमिनेंट को मैंने कॉमन निकाल दिया, बचा क्या ए बी सी प्लस 1 इक्वल टू 0। सो एज यू कैन सी ए बी सी प्लस 1 इक्वल टू 0, so determinant equal to 0 or ABC plus 1 equal to 0, then our answer is ABC plus 1 equal to 0, option A, okay। ये वाले क्वेश्चन में फाइंड करना है t, तो ये t की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। अगर t ही सिर्फ फाइंड करना है तो सिर्फ लैम्बडा इक्वल टू 0 ले लो, दोनों साइड लैम्बडा इक्वल टू 0 लेने से ये 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0, इस तरफ LHS साइड t बचा, RHS साइड में इसमें 0 -1 3 1 2 -4 -3 4 एंड 0, बस इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, ये हो जाएगा टी का आंसर। ठीक है, इजी है मेरे ख्याल से, इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग को सब पता है, सब लोग को पता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। लास्ट कॉलम को या फिर लास्ट रो को, ठीक है, सॉरी फर्स्ट कॉलम या फिर फर्स्ट रो को मैं कर रहा हूँ, चलो पहली कॉलम को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके तीसरी रो में डालता हूँ माइनस अल्फ़ा से, ताकि ये बन जाता है माइनस ए अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कैंसर। एंड दूसरी रो को, दूसरी कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके डालूंगा, तो क्या बनेगा देखो, ये ए बी, ये बी सी, बाकी सब कुछ एज इट इज़, जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है वो सब कुछ एज इट इज़ लिखते हैं हम लोग। एंड ये हो जाएगा 0 और ये 0 है ना। क्या किया मैंने, पहली कॉलम को माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाला तो 0 हो गया ना, ए अल्फ़ा कैंसिल एंड बी कैंसिल। सिमिलरली ये माइनस बी अल्फ़ा, ये बी अल्फ़ा कैंसिल, ये सी इंटू -1 दैट इज -c प्लस सी कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बनेगा, इसको माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया -a अल्फ़ा स्क्वायर -b अल्फ़ा, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करने से ये हो गया -b अल्फ़ा -c, ठीक है, इसके इक्वल टू 0। तो फाइनली लास्ट कॉलम से अगर मैं सॉल्व करूँ कि चलो ये a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस c, तीनों में से नेगेटिव कॉमन, इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ वही ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो फाइनली ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, हैंस बी स्क्वायर इक्वल टू ac, और बी स्क्वायर इक्वल टू ac है तो abc किस में होगा, gp में हो गया। abc की वैल्यू एज्यूम करो तो भी हो जाएगा, और दूसरे कोई तरीके से करना है, मतलब b प्लस सी वाली ये लास्ट सेकंड कॉलम को अगर डायरेक्टली फर्स्ट कॉलम में सेकंड रो को थर्ड रो में माइनस से मल्टीप्लाई करके डाल दोगे, देन यू विल गेट कैंसिल दिस टू टर्म। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो कि यहाँ पे -a -b -c बचेगा, उसके नेगेटिव कॉमन निकाल लो।
ठीक है, तो क्या बन जाएगा वो ABC, ठीक है, और यहाँ पे B प्लस सी है, C प्लस A है और ये A प्लस B है और बाकी ऊपर 1 1 1 है। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें डालोगे तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस सी, ये भी A प्लस B प्लस सी और ये भी A प्लस B प्लस सी, और उसको कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 1 1, 2 रो सिमिलर, 1 1 1 पहली रो हो गई और दूसरी रो भी 1 1 1 हो गई, तो आंसर 0 होना चाहिए, इसलिए इसमें नन ऑफ दिस आएगा। फिर भी देखना कहीं पे मैंने मिस्टेक तो नहीं की ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया है 0 वाला, एंड नन ऑफ दिस मुझे लिखना पड़ रहा है। तो आप चेक करना, ABC की वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हो, या फिर मैंने जो यहाँ पे बताया उस हिंट में कोई मिस्टेक नहीं है ना, वो देखना है। एंड देन इसमें A फाइंड करना है, तो डेफिनेटली A अगर फाइंड करना है तो x की जगह कुछ एज्यूम कर लो, इसको सॉल्व करने से अच्छा है x की इक्वल टू 1 ले लो, तो ये इसमें x इक्वल टू 1 लेने पे इसमें कुछ ना कुछ डिटरमिनेंट बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 12, तो इसकी वैल्यू जो भी आए यहाँ पे रख दो और उसके बेस से आप a फाइंड कर लो, इजी हो जाएगा आराम से। फिर यहाँ पे भी आप या तो फिर ABC की वैल्यू जो आपने एज्यूम नहीं करनी है यहाँ पे दी है, ABC की वैल्यू यहाँ पे उन लोग ने दे दी है, तो आप एज्यूम नहीं कर सकते, इसी को ही ले सकते हो, या फिर ये वैल्यू जो टफ वाली दी है तो आप डायरेक्टली मत रखो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। तो चलो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, पहली कॉलम में से मैंने A कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 1 3 6, ठीक है। अब मैं बाकी की रो में अभी भी कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये एज इट इज़ हुई अब, ठीक है, और एज इट इज़ होने के बाद वापस में क्या चेंज कर रहा हूँ, पहली कॉलम को मैं से -A से -B से, चलो -B से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, तो मतलब ये पहली कॉलम थी, ये पहली कॉलम को -B से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, ये -B हो गया, ये B के साथ कैंसिल, ये 3 इंटू -B मतलब -3B इस 3B के साथ कैंसिल, ये 6B दैट इज -6B इस 6B के साथ कैंसिल, तो बचा क्या, ये सभी कैंसिल हो गए, बचा क्या ये वाला, उसमें से भी मैं A कॉमन निकाल लूँगा तो बचेगा क्या 149, ठीक है। अब ये सेकंड कॉलम को 149, उसको मैं अगर B से मल्टीप्लाई करके थर्ड में डालूंगा तो ये समझ लो B 4B 9B बन जाएगा, है ना, -B मतलब -B 1 इंटू -B 4 इंटू -B -4B 9 इंटू -B दैट इज 9 -9B, वो सभी इसको कैंसिल करेगा, एंड साथ में फर्स्ट कॉलम को भी -C से मल्टीप्लाई करके डालूंगा तो ये हो जाएगा -C -3C एंड -6C विल बी कैंसल्ड, C 3C एंड 6C। तो मैंने एक साथ में बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, आप वही चीज़ को लंबे तरीके से सोच के भी कर सकते हो अगर आइडिया नहीं आ रहा है तो। अब यह बचा ये वाला, उसमें से भी अगेन A कॉमन निकालूंगा तो क्या बनेगा, A क्यूब आगे बचेगा 1 5 11, तो ये फाइनली A क्यूब इंटू सम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा डिटरमिनेंट में पूरे रियल नंबर ही है, तो फिर ये A क्यूब की जगह क्या रखना है I, तो ये I क्यूब इंटू समथिंग एंड I क्यूब की जगह -I इंटू समथिंग, तो कुछ ना कुछ आंसर आपको दिखाई देगा ऑप्शन में से। ओके, ऑप्शन C एंड D के तो चांस नहीं है क्योंकि ओमेगा का कोई फॉर्म बन नहीं रहा है, तो ऑप्शन A एंड D के चांस है, ठीक है। अगेन हाँ, इसमें भी आप मैंने वो बताया भाई K की ABC की वैल्यू एज्यूम कर लो, दोनों साइड रख लो, अगर दोनों साइड रखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, समझ लो यहाँ पे कुछ बन रहा है, इसकी वैल्यू समझ लो बन रही है 4 और इसकी वैल्यू बन रही है 2, तो इसका मतलब हो गया 4 इक्वल टू 2 के, तो K इक्वल टू 2, ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। तो बस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ABC, और मैंने बताया था ABC की वैल्यू कौन सी एज्यूम करनी चाहिए हमेशा ही, A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू -1। ट्राई करो ये वाली वैल्यू, आपको डेफिनेटली आंसर देगा वो। फिर 20 नंबर में ये कुछ टाइप दिख रहा है डिटरमिनेंट का, ये तो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, आप देख सकते हो डायगोनल में 0 0 है और ये रिफ्लेक्टिव एलिमेंट ऑपोजिट है, देखो ये P माइनस R तो ये R माइनस P, और ये Q माइनस R तो ये R माइनस Q, तो रिफ्लेक्टिव एलिमेंट अगर ऑपोजिट है और डायगोनल 0 0 है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा ही होता है 0। ये भी वही है, देखो डायगोनल 0 0 एंड उसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट रिफ्लेक्टिव एलिमेंट ऑपोजिट है, इसका भी आंसर 0। इसमें अगेन कैलकुलेशन करने जाओगे, इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की बुक में मतलब एनसीईआरटी के पेपर में, बोर्ड के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो कितने लंबे तरीके से आपको ये पूरा का पूरा प्रूफ दिखाना पड़ता है। बट अगर आपको एमसीक्यू में सॉल्व करना है, टेक A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू -1, मोस्टली मैं यही आपको लेने की एडवाइस दे रहा हूं। अगर
इसमें आंसर नहीं बन रहा है, देन यू कैन टेक अनदर वैल्यू, दूसरी वैल्यू ले सकते हो। ओके, दोनों साइड रखना, कंपेयर करना, के की वैल्यू आपको दिख जाएगी तुरंत। फिर ये क्या है, कुछ डिटरमिनेंट की वैल्यू दी है और एक दूसरे कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ ना कुछ आइडिया आना चाहिए कि ये तो कुछ ऐसा तो नहीं है ना भाई, और ये तो पर्टिकुलरली 3/3 का डिटरमिनेंट है, तो उसके लिए डी डैश इक्वल टू डी स्क्वायर, ऐसा तो कोई नहीं बन रहा है ना ये। मतलब ये जो चीज़ है इसको डी डैश तो नहीं बोल सकते ना, अगर ये डी है तो डी डैश क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर। तो ये है क्या, तो ये A1 का कोफैक्टर क्या आना चाहिए, B2C3 माइनस C2B3 है क्या, हाँ ये तो है। B1 का कोफैक्टर क्या आना चाहिए, तो ये माइनस ऑफ A2C3 माइनस C2 ऑफ A3, तो ये उल्टा सीख लो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने पे C2A3 माइनस A2C3, यस ये तो मतलब वही दिख रहा है, सभी के कोफैक्टर का ही डिटरमिनेंट है। तो फाइनली इसकी वैल्यू मतलब डी डैश की वैल्यू क्या आएगी, डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर क्या दिया है, डी मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर 25। तो ये क्वेश्चन आपको, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कभी भी क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाए, इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें छोटे मोटे ट्विस्ट हो, तो आप ऐसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर ये ए इनवर्स फाइंड करना है, ये ए दिया है, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है भाई, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब आई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 विच इज आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1/2, सो डिटरमिनेंट हो गया -1/2। एंड एडजॉइंट ए तो मेरे ख्याल से आपको पता है, इसको इंटरचेंज कर लो, i/2 i, और ये सब की साइन, ये दोनों की साइन चेंज करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डिवाइडेड बाय -1/2। तो बस -1/2 को डिवाइड करो चारों के चारों एलिमेंट के साथ, तो ऊपर जाएगा तो ये 2 डिवाइड होगा माइनस के साथ, माइनस i, ये 0 ये 0, और ये हो जाएगा -2i। तो ये आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन बी। ओके, फिर ये a इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट का फॉर्मूला तो है डिटरमिनेंट a इंटू आई, ये तो आंसर पता है हमको। अगेन ये a इंटू एडजॉइंट उसका फॉर्मूला क्या है, डिटरमिनेंट a इंटू आई। तो इसका डिटरमिनेंट पहले फाइंड करो, क्या होगा इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, 4 3 12 -2 दैट इज 10, तो ये हो गया 10i, क्या हो गया 10i, तो 10i मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन ए है ना, 10 इंटू आई। फिर ये अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है तो ए फाइंड करो, अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो हमेशा ही उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, पता है ना। अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, कब इन्वर्टिबल नहीं होता वो, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाए तब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब ए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 ले लो, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लेके मतलब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो, उसके इक्वल टू 0 लो एंड देन ए फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका इनवर्स फाइंड करना है, वही इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी मेथड बताई थी, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, और ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, तो मैंने जो प्रोसीजर दिखाई थी ना 0 1 2 1 2 3 3 1 1, फिर 0 1 2 को वापस पहली रो को एंड दूसरी रो को लिखो, एंड देन पहली कॉलम को एंड दूसरी कॉलम को वापस रिप्लेस करके पहली रो एंड पहली कॉलम को निकाल के जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको एडजॉइंट बनाना है, ठीक है, और उसके डिटरमिनेंट में, उसके डिवीजन में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करके रख देनी है, आपको आंसर दिखाई देगा। एक ही तरीका है और कोई तरीका है ही नहीं। बस एक चीज आप देख सकते हो कि आप 2-3 एलिमेंट बनाओ, अगर एमसीक्यू है तो 2-3 एलिमेंट बनाओ और चेक करो कि उसमें से ऑप्शन बन रहा है क्या, पूरा का पूरा अगर नहीं चेक करना है तो, ठीक है। फिर ये क्या है, 3/3 का डिटरमिनेंट है ए, ओके, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 और एन इक्वल टू 3 है, डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 है, और b इक्वल टू 5a² दिया है, तो डिटरमिनेंट ऑफ b क्या होगा। सो मैंने दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया, चलो। फिर ये 5 को कांस्टेंट को मैं बाहर निकालूंगा तो कितने पावर के साथ निकलेगा, ऑर्डर के साथ, है ना, उसका ऑर्डर 3 है ना, तो 3 पावर के साथ निकलेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज। फिर मैंने बताया था ये 5⁻³ दैट इज 125, और डिटरमिनेंट में पावर में बाहर दे सकता हूँ, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 है, सो 125 इंटू 2 स्क्वायर विच इज 4, तो आंसर इज 500, ऑप्शन डी। इसमें मेरे ख्याल से आपको ये साइक्लिक जो हमारा
डिटर्मिनेंट है याद है, ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी, उसका आपको आंसर याद हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और मैंने इसका दूसरा फॉर्मूला भी दिया था याद हो तो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो कंपेयर कर लो सामने, ये कैंसल, आंसर इज के इक्वल टू -1। क्या हुआ, के इक्वल टू -1, के इक्वल टू -1। ओके ठीक है, चलो अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ -2a क्या बनेगा, -2 को मैं बाहर निकालूंगा तो पावर के साथ, ऑर्डर के साथ निकलेगा, ऑर्डर 3, तो क्या बन गया, -8 डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऑप्शन ए। ओके देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a फाइंड करना है, तो मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू n-1, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑर्डर 3 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 8 है तो 8 स्क्वायर विच इज 64, और 64 इसमें से कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी। सो बाय दीज वे वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और 2-3 क्वेश्चन है, दिखाता हूँ मैं। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से 2019, 17, 18, 19 में लास्ट 3 साल के जो क्वेश्चन है उसमें से मैंने लिए हैं। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर में पूछा गया था एक क्वेश्चन। ट्विस्ट उन लोग ने सिर्फ यही किया है कि x⁴ प्लस y⁴ प्लस z⁴ इक्वल टू 0। ये देख के मोस्टली स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका यूज़ इसमें कैसे किया जाए। बट ये थोड़ा दिमाग लगाओगे ना आप, थोड़ा, तो आप सोच सकते हो कि अगर किसी का पावर 4 हो, किसी चीज़ का पावर 4 हो, मतलब वो तो कोई परफेक्ट स्क्वायर ही हुआ, तो हमेशा वो पॉजिटिव होता है या फिर 0 होता है। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसकी भी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसकी भी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स कि अगर वो 0 से बड़े है, अगर x y z की वैल्यू कोई भी वैल्यू ले ले, 0 के सिवा नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी ले, तो उसका पावर हम 4 करेंगे तो हमेशा ही पॉजिटिव आंसर देगा। इट मीन्स कि एडिशन हमेशा ही 0 से बड़ा आएगा, है ना। तो इट मीन्स कि एडिशन अगर 0 लेना है, एडिशन को अगर 0 लेना है तो ये x y z तीनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 0 0। बस अब रख दो इसके अंदर, तीनों की वैल्यू 0 रख दी तो ये हो गया ऐसा, है ना। ये सब 0 हो गए, तो इस आंसर क्या हो गया, इसका डिटरमिनेंट का आंसर 1, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, बस इतनी सी चीज़ थी जो मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूज कर सकती थी, है ना। कभी भी ऐसा भी दे सकते वो लोग, a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 0, मतलब कितनी, ये कभी भी पावर इवन हो जाए और इसका एडिशन दे दे, कभी भी 0 दे दे, तो हमेशा ही वो abc को 0 ले लेने हैं। ओके, फिर यहाँ पे ये तो मेरे ख्याल से आप लोग को सभी को पता होगा कैसे करना है। फैक्टोरियल है, 11 फैक्टर को आप लिखो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और 12 फैक्टर को लिखो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। इट मीन्स कि 10 फैक्टोरियल पहली रो में से कॉमन, ठीक है, तो बचा क्या, 1, 11 एंड 12 इंटू 11, ठीक है। फिर दूसरी रो में से 11 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि 12 को लिख सकते हैं ना मैं 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, और 13 को लिख सकता हूँ 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। इट मीन्स कि ये 11 फैक्टोरियल और ये 11 फैक्टोरियल कॉमन, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 12 और यहाँ पे बचा 13 इंटू 12, ठीक है। एंड लास्ट कॉलम में से मैं, लास्ट रो में से मैं 12 फैक्टोरियल कॉमन निकालूंगा, तो 1, 13 एंड 14 इंटू 13 ये बचेगा। अब इसको 0 बना के सॉल्व कर सकते हो, इसमें से 0 बना और इसको इसमें से डाल के 0 रखो, ये दोनों 0 आ जाए तो फिर बाद में सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसको इसमें डालोगे तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और इसको इसमें डालोगे तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, है ना। सो डेफिनेटली यू विल फाइंड सिंपल थिंग्स, एंड इसमें से कोई एक आधा आंसर तो आराम से दिखाई देगा। वापस ये वाला क्वेश्चन PQR की वैल्यू एज्यूम करनी है, बट हाँ यहाँ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दिया है S, तो मुझे PQR की इस तरह की वैल्यू एज्यूम करनी है और उसके बेस से S को भी बनाना है। तो समझ लो मैंने P को ले लिया 2, Q को ले लिया 1 एंड R को ले लिया -1, तो मीन्स के S की वैल्यू क्या हो गई भाई, तीनों का एडिशन क्या हो गया, 2 + 1 - 1 दैट इज 2। तो बस ये 4 वैल्यू लेके मैं इसमें जंप करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ आंसर दिखाई देगा। तो कुछ ना कुछ जो भी आंसर दिखाई देगा उसको S की वैल्यू 2 लेके ये 4 ऑप्शन में रख दूंगा, जिसमें सेटिस्फाई हो रहा है वो आंसर अपना, है ना इजी। तो ये मेरे ख्याल से इजी है, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये मिक्स क्वेश्चन पूछा है उन लोग ने गुजकेट के एग्जाम में।
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ये डिटरमिनेंट की जो है वो पी एंड क्यू है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2p + 3q। तो मैंने पहले इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर लिया, एक्सपांड कर लिया, तो मुझे इसकी वैल्यू मिली 1 + cos² थीटा। अब मुझे मैक्सिमम या फिर मिनिमम फाइंड करना है, तो ये डिपेंड्स किसके पर करेगा, cos थीटा पे। तो cos थीटा सबसे मिनिमम क्या होगा, cos² थीटा, तो 0। cos² की तो ऑब्वियसली वैल्यू या 0 फिर या 0 से बड़ा होगा हमेशा, cos² तो हमेशा ही, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव, या फिर 0 हो सकता है। तो मैंने cos थीटा की सबसे मिनिमम वैल्यू ले ली 0, तो ये cos थीटा की वैल्यू 0 लेने पे आंसर बना 2 × 1 + 0 दैट इज 2। तो उसकी मिनिमम वैल्यू q है, तो q को मैंने ले लिया 2, एंड cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसलिए cos² भी मैक्सिमम 1 होगा। सो cos थीटा 1 लेने पे आंसर मुझे मिला 1 + 1 दैट इज 2 × 2 4। सो p एंड q की वैल्यू मिल गई मुझे, मैक्सिमम मिनिमम इसकी। सो बेस्ड ऑन दैट आई हैव पुट हियर, मुझे यहाँ पे पुट करना है और आंसर लाना है, खत्म। नाउ इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस, 3 वर्टाइसेस दिए है और उसका एरिया दिया है 10, तो मैंने जब थियरी में समझाया था कि अगर आपके पास एरिया दिया हो से 2 5 1, ये पहले तीनों वर्टाइसेस का यूज़ करके फॉर्मूला में रख देता हूँ, तब क्या करना है आपको, उस एरिया को प्लस और माइनस लिख देना है। सो बाय सॉल्विंग दिस वी कैन गेट वैल्यू, 2 वैल्यू मिलेंगी मुझे ऑब्वियसली। तो बस वो k की 2 वैल्यू ऑप्शन में देख लेना कौन सी आ रही है। फिर ये k = p + q + r, तो आपको p q की और r की जो वैल्यू पसंद करनी है ना इसमें, 1 एंड r = -1 सच दैट k = क्या बन जाएगा, डेफिनेटली 2। तो ये तो वही आगे जो मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले ही करवाया था ना, उसी तरह का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। हाँ ये वही देखो, और s + r वहाँ पे s + p s + q वही डायगोनल में उसी तरह से दिया है, बस s की जगह k है। सो उसमें जो आंसर आएगा वो इसमें आएगा, चेक कर लेना। ये सब वैल्यू रख के जो आंसर बनेगा उसमें ऑप्शन में देखना, ठीक है। देन ये जो है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, sin⁴ - cos⁴, तो ये क्या बन जाता है, sin² - cos²। ये फॉर्मूला है ना ये भाई, a² - b² एंड a² + b²। तो ये तो हो गया 1, तो बचा क्या, sin² थीटा - cos² थीटा, और ये फॉर्मूला है -cos2 थीटा का, है ना। cos2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos2 थीटा -sin² थीटा, एंड -cos2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा ना ये sin² - cos², ऑप्शन ए, ठीक है। फिर हाँ ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने आगे जो लिस्ट पूरा सॉल्व करवाया उसमें एक आध क्वेश्चन में ये था, ये भी गुजकेट के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन लास्ट 3 साल में। बहुत ही सिंपल मैंने बताया था, उसी हिसाब से XYZ के फॉर्म में ये डिटरमिनेंट दिया है और उसी की वैल्यू XYZ के फॉर्म में दी है 10k इंटू, ओके 10k इंटू दिस वन। सो लेट्स टेक XYZ = x = 2, y = 1 एंड z = -1 लोगे, LHS में रखोगे, समझ लो इसका आंसर कुछ आ रहा है, एंड देन RHS में रखोगे तो उसमें 10k इंटू ये पूरी की वैल्यू रखोगे, तो जो भी आंसर आया उसको कंपेयर कर लोगे, देन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ओके। फिर ये 41 में मैंने सॉल्व करके रख दिया है, बस इसको सिंप्लीफाई करके मैंने पहले 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, पहली रो तो एज इट इज रख दी। दूसरी रो में मैंने 2 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दिया, तो ये 1 बन गया, ये 3 × 2 फैक्टोरियल, ये 3 बचा, ये 4 × 3 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, तो 4 3 12 बचा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दिया। लास्ट रो में से मैंने 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, जो बचा कुछ है यहाँ पे लिख दिया, उसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे आंसर 24 मिला। लेट मी कंपेयर दिस 24 विथ 2016k बाय सब्जेक्टिंग k, आई गेट 1/84 विच इज़ योर आंसर, ठीक है। सो ये गुजकेट के क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते, बस आपको मैंने जो है मेथड बताई वो पहली वाली कौन सी, तो XYZ की वैल्यू एज्यूम करने वाली मेथड, एंड दूसरा क्या, तो बस सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है वो खास ध्यान रखना है। आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, डिटरमिनेंट में आप आराम से फाइंड कर सकते हो आंसर, है ना। कभी एरिया का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा प्लस और माइनस लेके सॉल्व कर देना है, कभी मैक्सिमम मिनिमम आ जाए तो मैक्सिमम मिनिमम क्रिएट कर लो, है ना, फिर उसके बेस से आंसर बना दो। अगर यहाँ पे ये आइडिया नहीं आ रहा है ना, तो फिर क्या करो, आपको पता है ना ये f(θ) एज्यूम कर लो इसको, 2 × 1 + cos², फिर मैक्सिमम मिनिमम के लिए f' बना दो, उसको 0 करो, उसके बेस से थीटा की वैल्यू बनेगी, उसको वो जो थीटा की 2 वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे रखोगे, एक के लिए मैक्सिमम होगी, एक के लिए मिनिमम होगी। तो ये तो इतना इजी था इसलिए मैंने ये वाली चीज़ कर ली। अगर टफ है तो बस इसको f(θ) एज्यूम करके मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना,
है ना, वो भी पूछ सकते वो लोग, क्योंकि वो डिटरमिनेंट से कुछ ना कुछ फंक्शन दिखेगा थीटा के या फिर एक्स के फॉर्म में, फिर वो लोग बोलेंगे भाई इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ये है पी एन क्यू, तो फाइंड करो ये वाली कुछ चीज़। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना है तो हमेशा ही हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं, अगर आपको तुरंत आइडिया नहीं आता है तो। ओके, एंड बाकी तो मेरे ख्याल से मैंने सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बताया है। अभी भी कोई डाउट है तो मैं अपने लाइव वीडियो लेक्चर में डाउट सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन के साथ हम लाइव वीडियो लेक्चर भी रख रहे हैं, बराबर। तो आज शाम को जो भी लाइव वीडियो लेक्चर है 4 बजे या 4:15 बजे, जो मैं टाइम 5:15 बजे, वो टाइम पे हम मिलेंगे। कभी भी कोई भी डाउट हो वो टाइम तक मुझे डाउट अपने कलेक्ट करके रखना, हम डाउट सॉल्व करेंगे, एंड कुछ भी नया हो तो वो सॉल्व करेंगे। आप बताना डाउट जो दूसरा कोई एक्स्ट्रा हो तो, या फिर ये वीडियो में से, या फिर कोई बाहर के डाउट हो तो वो भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि हम गुजकेट की या फिर जेडब्ल्यू की परफेक्टली तैयारी कर सके, है ना। ये रिवीजन राउंड है, आप बराबर से तैयारी करो और मैक्सिमम फोकस करो कि भाई आपका जो भी चैप्टर में हम यहाँ पे रिवाइज करवा रहे हैं वो परफेक्टली हो जाए, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगेन, तब तक के लिए थैंक यू।